भारत की भौगोलिक संरचना के द्वितीय वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। 3 क्षेत्रों का प्रभाव, भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनका प्रभाव जिसका अध्ययन हम प्रथम वीडियो में कर चुके हैं। इसके दूसरे भाग में अब हम देखेंगे विंध्याचल व सतपुड़ा का पहाड़ी व पठारी प्रदेश है, उस क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ा है। पहले देख लेते हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला, स्पष्ट है आपको, ये पर्वतमाला है जो भारत के बीचों बीच मध्य भारत में स्थित है। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, मालवा का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, बघेलखंड का क्षेत्र और गोंडवाना का प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। नर्मदा नदी और ताप्ती दो प्रमुख नदियां हैं। यहाँ पर स्थित पर्वत कम ऊंचे हैं। यहाँ सघन जंगली क्षेत्र है, बीहड़ का क्षेत्र है, तेज बहाव वाली नदी है, दुर्गम घाटियाँ हैं और स्पष्ट है, आपको यह ज्ञात भी है कि यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। ये यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं। इसका प्रभाव हम देखेंगे। पहला प्रभाव है आदिवासी सभ्यता को संरक्षण इस क्षेत्र में प्राप्त हुआ। इन पर्वतमालाओं के कारण दक्षिण की ओर प्रवेश उत्तर भारत से संभव नहीं हुआ। इस कारण से अभेद्य और अगम स्थान यहाँ पर निर्मित हो गया। यहाँ पर भील, संथाल, गोंड प्रजाति के आदिवासी निवास करते हैं और पूर्व में करते रहे। इनकी सभ्यता का पृथक रूप से विकास हुआ। इस तरह से यहाँ की सभ्यता संरक्षित रही, सुरक्षित रही। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला और प्रदेश के कारण उत्तर भारत और दक्षिण भारत से भी इस ओर लोगों का, जनता का आवागमन नहीं हुआ। इस कारण से यह संस्कृति सुरक्षित रही। दूसरा इसका प्रभाव है उत्तर व दक्षिण भारत की सभ्यता की पृथकता। अवरोध के रूप में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला ने कार्य किया। उत्तर और दक्षिण के बीच संपर्क में अवरोध उत्पन्न इसने कर दिया और इस कारण से उत्तर की सभ्यता और दक्षिण की सभ्यता पृथक रही। अगम क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आक्रमण संभव नहीं हुआ या संपर्क दक्षिण से उत्तर भारत का नहीं हो पाया। इस कारण से हम पाते हैं कि उत्तर भारतीय संस्कृति और दक्षिण भारतीय संस्कृति में काफ़ी अंतर है। खान पान, रहन सहन, पहनावे में, वस्त्र में, रहन सहन में, आचार व्यवहार में, सभी में हम बड़ा अंतर पाते हैं। उसके पीछे प्रमुख कारण यही पर्वतीय या पठारी क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है। तीसरा इसका प्रभाव है उत्तर भारत के सम्राटों का दक्षिण पर सीमित अधिकार, नगण्य अधिकार रहा दुर्गमता के कारण। यद्यपि कुछ बड़े प्रतिभाशाली और बड़े जो शासक हुए, इन्होंने अवश्य दक्षिण भारत तक अभियान किया। जैसे प्राचीन काल में समुद्रगुप्त के द्वारा इस क्षेत्र को पार किया गया। हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी, मध्यकाल में अकबर, औरंगजेब, प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने भी इस क्षेत्र को पार कर लंका तक यात्रा की थी। तो ऐसे बड़े सम्राटों को या सुल्तानों को छोड़ दिया जाए तो अन्य समय में दक्षिण भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कम ही हुआ। तो उत्तरी भारत के जो राजा थे, सम्राट थे, उनका अधिकार दक्षिण भारत में नगण्य हुआ। वह इन्हीं पर्वतमालाओं के कारण था। मालवा का सामरिक महत्व। विंध्याचल पर्वत का निचला हिस्सा यहाँ पर दर्रे का निर्माण करती है। वहाँ दुर्ग बनाए गए हैं। ये मालवा का ही क्षेत्र है। यही दक्षिण के लिए मार्ग थे। मालवा में यह स्थित थे और इसी कारण यहाँ पर किले बने हैं, जिनमें प्रसिद्ध, भारत के प्रसिद्ध किले असीरगढ़, मांडू और धार के किले हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। दक्षिण पर अधिकार करने के लिए मालवा के क्षेत्र पर अधिकार करना जरूरी था। इस क्षेत्र पर जिसका अधिकार होता था वह दक्षिण भारत तक अभियान कर सकता था। व्यापार के लिए भी इस क्षेत्र ने द्वार का काम किया। मुगल व अन्य सम्राट जो सुल्तान थे वो मालवा पर इसी कारण अधिकार करना चाहते थे। तो मालवा का समर के दृष्टिकोण से, युद्ध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान था। तो मालवा का सामरिक महत्व था। पांचवा प्रभाव था नर्मदा तट की प्राचीन संस्कृति। होशंगाबाद के क्षेत्र में
ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। महेश्वर में भी ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रमाण और पश्चात ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। वर्तमान में सभ्यता का विस्तार नर्मदा नदी के तट पर था और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण था। वन संपदा, पशुपालन, कृषि के लिए उत्तम परिस्थितियाँ थीं। इस कारण से आदि मानवों ने यहाँ पर निवास किया और धीरे धीरे सभ्यता का विकास इस क्षेत्र में हुआ। तो नर्मदा तट की प्राचीन संस्कृति हमको यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण देखने को मिलती है। छठा प्रभाव था मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षा। जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे, उत्तर भारतीय क्षेत्र पर जिन्होंने अधिकार कर लिया था, वे दक्षिण भारत पर अधिकार करना चाहते थे, किंतु इस पर्वतमाला ने, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वतमाला और यहाँ के बीहड़ जंगलों ने उन्हें आक्रमण करने से दक्षिण भारत की ओर रोका और इस प्रकार से सुरक्षा कवच के रूप में इसने काम किया, क्योंकि यह दुर्गम वन प्रदेश था। दक्षिण भारत बर्बर व लुटेरों से सुरक्षित रह गया। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब, हर्षवर्धन आदि ने, समुद्रगुप्त ने और अशोक ने भी दक्षिण तक अभियान किए थे। अशोक ने धर्म यात्रा की थी कलिंग पर विजय के पश्चात। तो इस्लामिक आक्रमणकारियों से बहुत हद तक इन पर्वतमालाओं के कारण, इस भौगोलिक प्रदेश या क्षेत्र के कारण दक्षिण भारत सुरक्षित बच गया था। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा का जो पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है, उसका भौगोलिक प्रभाव था या भौगोलिक स्थितियों का प्रभाव था। इसके बाद दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार कहलाता है। दक्कन का पठार सर्वाधिक प्राचीन त्रिभुजाकार आकृति में है, भारत के दक्षिण में है। पठारी प्रदेश पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से मिला हुआ था। इसका भौगोलिक आधार है उत्तर में विंध्य सतपुड़ा, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत स्थित हैं। नदियों में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। पर्वतों में अन्नामलई, नीलगिरी। इसका आकार त्रिभुजाकार है। सह्याद्री पर्वत पश्चिम घाट जिसको कहा जाता है, उसके उत्तर या उसके ऊपरी हिस्से में यह क्षेत्र स्थित है। वन प्रदेश हैं, चंदन के वन यहाँ के प्रसिद्ध हैं। वन संपदा से यह संपन्न है। खनिज भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो यह दक्षिण का पठार कहलाता है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी आता है। यद्यपि कुछ मैदान का भी निर्माण महानदी या इन नदियों के द्वारा जो स्थित हैं उनके द्वारा किया जाता है, किंतु मूल रूप से ये पठारी हिस्से ही हैं, दक्षिण के पठार के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये भौगोलिक क्षेत्र है। इसका प्रभाव देखेंगे। पहला प्रभाव है राजनीतिक एकता का अभाव। जैसे कि हमने चर्चा की कि बहुत सारी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये पूरी नदियां, और पर्वतीय क्षेत्र में अन्नामलई, नीलगिरी या सह्याद्री पर्वत, ये इस तरह के नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसलिए यह भौगोलिक रूप से विभाजित है। इस कारण से राजनीतिक एकता की कमी हम यहाँ पर देखते हैं। एक छत्र राज्य पूरे क्षेत्र पर हम कम ही देखते हैं। कम समय के लिए ऐसा संभव हो पाया, क्योंकि नदी और पर्वतों के कारण अनेक प्राकृतिक सीमाएं हैं। छोटे छोटे भागों में यह क्षेत्र बटा हुआ है। 5 प्रमुख नदियाँ जिनकी हमने चर्चा की, पृथक पृथक सीमानुसार राज्यों का अस्तित्व यहाँ पर देखने को मिलता है। ऊंचा नीचा भूखंड है, अवरोध हैं भूमि के भौगोलिक रूप से। दक्षिण भी एकाधिकार में किसी राजा के नहीं रहा। पूरा दक्षिण किसी के एकाधिकार में लंबे समय तक नहीं रहा, कुछ समय के लिए ही इस पर अधिकार किया जा सका। इसके पीछे भौगोलिक कारण है, जैसा हमने चर्चा की। उत्तरी राजाओं ने एक तो यहाँ पर अधिकार नहीं किया, और किया तो कुछ ही समय में यह क्षेत्र स्वतंत्र हो गया, क्योंकि भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र अनेक भागों में विभाजित है। प्राकृतिक अवरोध यहाँ पर बहुत हैं। तो राजनीतिक एकता की कमी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हम देखते हैं। दूसरा प्रभाव था प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति सुरक्षित है। यहाँ पर आक्रमणकारी यहाँ पर सीधे आक्रमण नहीं कर पाते थे अवरोधों के कारण। सभ्यता का प्रसार भी
उत्तरी सभ्यता का या आक्रमणकारियों की सभ्यता का यहाँ पर प्रसार नहीं हो सका। इस कारण से प्राचीन मूल संस्कृति को हम यहाँ पर सुरक्षित पाते हैं। तीसरा प्रभाव था महाराष्ट्र के निवासियों की संघर्षशीलता या मराठों की वीरता, इसको हम कह सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में भूमि अवश्य उपजाऊ है, किंतु ज़्यादातर क्षेत्र पठारी प्रदेश है, जंगली प्रदेश है। जीविकोपार्जन के साधन सीमित होने के कारण, भौगोलिक अवरोध अधिक होने के कारण, स्वाभाविक रूप से जहाँ भी ऐसा भौगोलिक अवरोध हम देखते हैं, वहाँ की जो निवासित जनता होती है, जो लोग होते हैं, आम जन होते हैं, उनमें संघर्ष करने की क्षमता अवश्य होती है। जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, वहाँ के लोग स्वभाव से आलस्य से भरे होते हैं, क्योंकि जीविकोपार्जन के साधन आसानी से उनको उपलब्ध हो जाते हैं। किंतु यहाँ पर क्योंकि भौगोलिक अवरोध है, पठारी क्षेत्र है, ज़मीन ज़्यादातर क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र की बात की जाए तो अधिकांश क्षेत्र पठारी क्षेत्र है। इस कारण से मराठी या मराठा जो जाति है, शिवाजी की परंपरा, शिवाजी ने जिस परंपरा का निर्वाह किया था, वीरता का प्रदर्शन उन्होंने किया था, वो वीर जाति, जो भारत की कुछ वीर जातियाँ हैं, जिनमें राजपूतों, मराठों और सिखों को मुख्य रूप से स्वीकार किया जाता है। पहाड़ी जो जातियाँ हैं वो भी वीर और लड़ाकू थीं, क्योंकि इन क्षेत्रों में हम भौगोलिक अवरोध देखते हैं। तो इस कारण से मराठे वीर हुए। छापामार रणनीति भी इन्होंने अपनाई, क्योंकि बड़ी सेना ये नहीं रख पाते थे, विरल आबाद क्षेत्र थे ये। अगला, छापामार रणनीति एवं किलों का महत्व। पहाड़, घने जंगल, मैदानों की कमी, पठारी क्षेत्र, कम आबादी के क्षेत्र होने के कारण सेना भी छोटी होती थी। बड़ी शक्तियों से, औरंगजेब जैसी शक्ति से, मुगलों की शक्ति से जब इन्होंने संघर्ष किया, या बीजापुर के साथ संघर्ष किया, मुगलों से संघर्ष किया मराठों ने, तो इनके द्वारा छापामार रणनीति जो अपनाई गई और किलों का निर्माण जो किया गया, किलों पे कब्जे करने को बहुत महत्व दिया गया, वो इसी कारण से है क्योंकि यह भौगोलिक रूप से क्षत विक्षत इलाका था। 5 बड़ी नदियां हैं, प्रवाहित होती हैं, जंगल पहाड़ के क्षेत्र थे, अनुपजाऊ क्षेत्र था, कम आबादी इसलिए थी, और इसी कारण से छापामार रणनीति जो शिवाजी ने अपनाई थी, बड़ी शक्तियों के साथ इन्होंने संघर्ष किया, जो गुरिल्ला पद्धति या छापामार रणनीति कहलाती है। और दुर्गों में ये छुप जाया करते थे, जंगलों में छुप जाते थे, आक्रमण करते थे, शत्रु को परेशान कर या लूट कर, पराजित कर, आक्रमण कर ये किलों में जाकर छुप जाते थे या जंगलों में जाकर छुप जाते थे। तो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही छापामार रणनीति या किलों को यहाँ पर महत्व प्राप्त हुआ। अगला है सनातन संस्कृति की सुरक्षा। सनातन या हिंदू संस्कृति भी इसको हम इस नाम से जानते हैं। यहाँ पर नदियों की अधिकता, घने वन, पठार, पहाड़ के अवरोध थे। सीधा यहाँ पर आक्रमण करना आसान नहीं था। इस कारण से दक्षिण की सनातन संस्कृति जो सुरक्षित रही, हिंदू संस्कृति सुरक्षित रही, उसके पीछे यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ बहुत हद तक जिम्मेदार थीं। सांस्कृतिक संपर्क भी दक्षिण भारत से उत्तर का इसी कारण से नहीं हो पाया। उत्तर से शरणार्थी दक्षिण भारत आए, उनको शरण और सुरक्षा भी यहाँ पर प्राप्त हुई। विशेषकर आक्रमण के कारण बड़ी संख्या में हिंदू आबादी या सनातन आबादी इन क्षेत्रों में आई और उन्हें शरण भी प्राप्त हुआ। ये भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही था। पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में आक्रमण, किंतु इस क्षेत्र में भी पूर्वी और दक्षिण भाग संपन्न क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी। 5 जो नदियाँ हैं उनके ज़्यादातर मैदान इस क्षेत्र में हैं, तो इस भाग पर आक्रमण हुआ क्योंकि यह धन संपन्न था, भौगोलिक रूप से संपन्न था। नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी से मैदान का निर्माण किया गया था। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, इन नदियों, जो 5 नदियाँ हैं, इनके मैदानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर आक्रमण अवश्य हुए थे, वो भी यहाँ की भौगोलिक संपन्नता या अच्छी भौगोलिक स्थिति होने के कारण थे। दक्षिण की लूट मध्यकाल में प्रारंभ हुई। अलाउद्दीन ने ये कार्य किया, औरंगजेब ने भी ये कार्य किया, और इस तरह से ये बार बार दक्षिण में अभियान करके लूट का माल उत्तर की ओर ले जाते रहे। तो पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में आक्रमण या लूटपाट की घटनाएं उत्तर के मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा की गई या उत्तरी शासकों के द्वारा की गई। अगला था विशिष्ट दक्षिण नीति। समुद्रगुप्त के द्वारा यह विशेष प्रकार की दक्षिण नीति अपनाई गई थी। ये भी प्राकृतिक अवरोध अधिक होने के कारण थे।
5 नदियाँ, फिर उनकी सहायक नदियाँ, ऊंची नीची जमीन, पहाड़, पठार, घने जंगल। यहाँ पर आक्रमण करना कठिन था। समुद्रगुप्त ने आक्रमण तो कर दिया, जीत भी लिया इस क्षेत्र को, लेकिन समुद्रगुप्त यह समझ चुका था कि यहाँ पर शासन करना आसान नहीं था। संचार के साधन, यातायात के साधन विकसित नहीं थे। उस काल में उत्तर भारत से, पाटलिपुत्र से यहाँ पर शासन कर पाना संभव नहीं था। इस कारण समुद्रगुप्त ने एक विशेष प्रकार की नीति प्रारंभ की, जो करद राज्य की नीति कहलाती है। विजय के पश्चात उनके राज्य उन राजाओं को पुनः लौटा दिए गए, उनको स्वामी भक्त रहने की शपथ दिलाई गई और सशर्त उनसे कहा गया कि आप केवल कर दें हमें और आप हमारी अधीनता स्वीकार करें, लेकिन आप एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करते रहें, हमारे अधीन रहते हुए। इस नीति का अनुसरण किया गया। तो इसको कहा जाता है विशिष्ट प्रकार की दक्षिण नीति की शुरुआत समुद्रगुप्त के द्वारा की गई। अलाउद्दीन ने भी लगभग वही नीति अपनाई, यद्यपि लूटपाट के पश्चात उसने भी धन प्राप्ति का लक्ष्य रखा, उसने लूटपाट की। समुद्रगुप्त ने ऐसा नहीं किया था। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रकार की दक्षिण नीति की शुरुआत समुद्रगुप्त के द्वारा करद राज्यों के रूप में दक्षिण से की गई थी। विदेशी व्यापार एवं भारतीय संस्कृति का प्रसार। विदेशी व्यापार और भारतीय संस्कृति का प्रसार विदेश में इन क्षेत्र के कारण हुआ, क्योंकि जो संपन्न क्षेत्र था वहाँ आर्थिक समृद्धि थी। विदेशों में अधिकार करने के लिए इनको धन प्राप्त हुआ। लंका, दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों में शैलेंद्र साम्राज्य की स्थापना चोल, चालुक्य और पांड्यों के द्वारा किया गया। मलाया, जावा, बाली, चंपा, कंबुज, स्वर्णद्वीप, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, थाईलैंड, यहाँ तक अधिकार स्थापित किया गया। जहाज़ों और नावों से व्यापार किया गया। अरब, दक्षिण पूर्वी द्वीप और अन्य क्षेत्रों से, ईरान, इराक, खाड़ी देशों से व्यापार भारतीयों ने स्थापित किया। तो भी इस क्षेत्र की संपन्नता और यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के कारण हुआ। ये दक्षिणी समुद्र तट के क्षेत्रों का भी प्रभाव कहा जा सकता है। अगला अंतिम प्रभाव था भारतीय इतिहास या उत्तर भारत से पृथक इतिहास दक्षिण भारत का हमको देखने को मिलता है, और उसका भी कारण यही है। यह प्रदेश है, कटाफटा क्षेत्र है और अनेक अवरोध यहाँ पर हैं। दुरूह क्षेत्र है। पहले तो विंध्याचल सतपुड़ा पर्वतमाला को पार करना ही मुश्किल था। वहाँ से आकर यहाँ के अवरोधों को पार करके या यहाँ तक स्थायी रूप से शासन स्थापित करना संभव नहीं था। इस कारण से उत्तर भारत से यहाँ की दक्षिण भारत की इतिहास की धारा बिल्कुल अलग ढंग से चलती है। वहाँ का शासन, यहाँ का शासन पृथक प्रकार से होता है। पर्याप्त भिन्नता हमको देखने को मिलती है। तो यह भी इसी क्षेत्र के प्रभाव के कारण था। अंतिम क्षेत्र है समुद्र तटीय मैदान। इसका परिचय देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व व दक्षिण पश्चिम में मैदान स्थित है। उपजाऊ मैदान है। पर्याप्त वर्षा यहाँ पर होती है, अधिक वर्षा होती है। पूर्वी तट अधिक चौड़ा है, पश्चिमी तट कम चौड़ा है। पूर्वी तट डेल्टा का प्रदेश है। पूर्वी क्षेत्र में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौरवमंडल तट कहलाता है। पश्चिमी तट उत्तरी भाग कोंकण, दक्षिणी भाग मलाबार कहलाता है। केरल का क्षेत्र इसमें आता है। प्राकृतिक बंदरगाह इस क्षेत्र में मुंबई है। दोनों तट उथले हैं। प्राकृतिक बंदरगाह कम हैं। कम कटे फटे इलाके हैं। इस कारण से अच्छे बंदरगाह यहाँ पर नहीं हैं। अवसाद यहाँ पर जमा होता है। प्राकृतिक बंदरगाह हेतु तट का अधिक कटापटा होना आवश्यक है। उपसागर होने चाहिए, तब वहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह, बड़े बंदरगाह स्थापित हो पाते हैं, किंतु इसकी कमी है। कम कटाफटा होने के कारण ज़्यादा सामुद्रिक गतिविधियाँ नहीं हो पाती, क्योंकि लहरों से सीधा सामना जहाज़ों का या नावों का होता है, इसलिए नाविक गतिविधियाँ कम हो पाती हैं और यहाँ पर कुशल नाविक कम प्राप्त होते हैं, या बड़ी जल सेना का निर्माण भी इस कारण नहीं हो पाया था। पश्चिमी घाट पर्वत हैं 700 मील तक विस्तृत। अरब सागर तट समानांतर 3000 से 6000 फीट तक ऊंचा पठारी इलाका है। केंद्रीय प्रायद्वीपीय भाग है यह। अरब पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण भारत का ये तट है। समुद्री व्यापार हेतु इसकी केंद्रीय स्थिति है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में यह आता है। हिंदी चीन से या इस ओर से जाने वाले जहाज का चक्कर लगाकर जाते हैं, चीन से भी व्यापार इस ओर से होकर किया जाता है, तो समुद्री मार्ग में इसकी स्थिति अच्छी थी। इसका प्रभाव हम देखेंगे समुद्र तटीय मैदानों का। विदेशों से संबंध, समुद्र का तट होने के कारण विदेशों के साथ संबंध इनका हुआ। केंद्रीय स्थिति थी ईरान, इराक, अरब, दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप देश, यूनान, इटली, मिस्र, मेसोपोटामिया, इन सब से व्यापारिक संपर्क या संबंध स्थापित हुआ। व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए, प्राचीन समय से संबंध थे। समृद्ध भौगोलिक स्थिति थी, उत्पादन बहुत होता था। शिल्प, उद्योग और अनाज का उत्पादन, शिल्प और उद्योग विकसित हो रहे थे, इसलिए विदेशों के साथ संबंध, व्यापारिक संबंध भी सघनता के साथ स्थापित हुए थे। दूसरा प्रभाव था विदेशों में साम्राज्य की स्थापना, जिसकी चर्चा हमने की थी। शैलेंद्र साम्राज्य की स्थापना हुई। बाली, जावा, कंबुज, मलाया, चंपा, श्रीलंका, बर्मा, श्याम, सुवर्णद्वीप, बोर्नियो, ये पूरे क्षेत्रों में भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ था। बृहत्तर साम्राज्य इसको कहा जाता है, बृहत्तर भारत इसको कहा जाता है। तो विदेशों में साम्राज्य की स्थापना जो की गई चोल, चालुक्य, पांड्य वंशों के द्वारा, जिसकी हम चर्चा पूर्व में भी कर चुके हैं, वो भी इन क्षेत्रों की समृद्धि के कारण, समुद्र तट होने के कारण ऐसा संभव हो पाया था। वैदेशिक आक्रमणों से सुरक्षा, सागर होने के कारण सीधे इस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं होता था, जल सेना के माध्यम से ही यहाँ पर आक्रमण किया जा सकता था। पर्वतमाला है, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, पर्वतमाला, थल मार्ग भी यहाँ पर हैं, किंतु पर्वतीय और नदियों, पर्वत और नदियों की बाधा इस क्षेत्र में है। सागर बाधा उपस्थित करती है, इस कारण से मध्यकाल तक यहाँ पर सीधे आक्रमण नहीं किया जा सका। 1498 में वास्को ड गामा के साथ यहाँ पर समुद्री मार्ग से संपर्क शुरू हुआ। इसके पूर्व सीधा कोई संपर्क या सीधा कोई आक्रमण या उसके लिए कोई मार्ग नहीं था, या विदेशी आक्रमणकारी इस क्षेत्र पर नहीं आ पाए थे। इसके बाद फिर आक्रमणकारी यूरोपीय जातियों के रूप में यहाँ पर आने लगे, जो इस मार्ग से आए, समुद्री क्षेत्र से होकर आए। तो विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा इसने प्रदान की। अगला है सशक्त जल सेना एवं कुशल नाविकों की कमी। सशक्त जल सेना यहाँ पर नहीं मिलती है, जैसे कि हमने चर्चा की। यह तट उथला है, उसका गहरा होना, कटा फटा होना जरूरी होता है। कटा फटा अगर तट होगा तो वहाँ पर बंदरगाहों का विकास होता है, नाविक गतिविधियाँ अधिक होती हैं, मछली पालन भी होता है। उपसागर होना चाहिए, एक अलग से क्षेत्र कटा फटा हो तो उससे या दो ओर से कम सुरक्षित हो, थल का इलाका समुद्र में आगे बढ़ा हुआ हो, उपसागर की स्थिति हो, खाड़ी का निर्माण हो, ये यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता। इस कारण से जल सेना, सशक्त जल सेना यहाँ पर नहीं मिलती। नाविक गतिविधियाँ भी होती थी किंतु कम, या कम कुशल नाविक यहाँ पर होते हैं। तो विशाल जल सेना और कुशल नाविकों की कमी, या सशक्त जल सेना और कुशल नाविकों की कमी देखने को मिलती है। सीमित मछली पालन का भी यही कारण है। मछली पकड़ने के लिए भी सपाट तट नहीं होना चाहिए, बल्कि उपसागर होना चाहिए, खाड़ी होनी चाहिए, कटा फटा तट होना चाहिए। उसकी कमी के कारण मछली पालन, यद्यपि मछली का पकड़ना भी होता था किंतु सीमित था, अधिक नहीं था। इसके अलावा अगला बिंदु है पश्चिमी जातियों का प्रवेश। वह भी इसी कारण से हुआ। सपाट तट, उपसागर, खाड़ी की कमी, कम कटा फटा क्षेत्र होना, इस कारण से अच्छे नाविक यहाँ पर नहीं मिले। जल सेना की कमी थी और इस कारण से विदेशी जातियाँ यहाँ पर आसानी के साथ पहुँच सकीं। जैसा कि हमने चर्चा की थी, वास्को डी गामा यहाँ पर आया था और उसके बाद विभिन्न यूरोपीय जातियों का आगमन 1898 में वास्को डी गामा के आगमन के साथ शुरू होता है। इस ओर से पश्चिमी जातियों का आगमन भारत में होना शुरू हुआ। पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए 1613 में, फ्रेंच 1668 में, डच हैं वो 1598 में, 1498 में पुर्तगाली,
जैसा कि हमने चर्चा की, और अंततः भारत गुलाम हुआ, तो यूरोपीय जातियों का प्रवेश इसी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हुआ, इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हुआ। अगर यहाँ पर जल सेना अच्छे से होती, जो कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, इस तट के कम कटे फटे होने के कारण ऐसा हो पाया कि यहाँ पर सशक्त जल सेना भारत के पास नहीं थी। अगला इसका प्रभाव था घना आबाद क्षेत्र, उपजाऊ जमीन, नदी, वन संसाधन, समुद्र के जो लाभ होते हैं वो, इस कारण से घना आबाद क्षेत्र है। वर्षा यहाँ पर अच्छी होती है, और इस कारण से यह क्षेत्र अधिक आबादी वाला इलाका है, सघन आबादी वाला इलाका है। तो ये जो 6 भौगोलिक भाग में हम इसको बांटते हैं, इन 6 भौगोलिक भागों का या भौगोलिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव हम पर पड़ा, इस पर हमने चर्चा की। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष के अंतर्गत पहला बिंदु है भौगोलिक विभिन्नताएं। अत्यधिक वर्षा वाले स्थल भारत में हैं, तो थार का मरुस्थल भी यहाँ पर स्थित है। हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत है, तो दक्षिण का पठार भी स्थित है। नदियों के द्वारा निर्मित समतल मैदान हैं, गंगा सिंधु का मैदान या गंगा का मैदान, तो ऊंचा नीचा दक्षिण का पठारी इलाका भी है। अत्यधिक गर्म स्थल राजस्थान या मध्य भारत के कई क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ में भी है। तो निम्न ताप वाले उत्तरी क्षेत्र भी भारत में स्थित हैं। हिमाच्छादित हिमालय का पहाड़ भी है। इस तरह से भौगोलिक विभिन्नताएं यहाँ पर बहुत अधिक हैं। दोनों के अंतिम छोर कहे जा सकते हैं, अधिक गर्मी तो कम गर्मी, अधिक वर्षा तो कम वर्षा, ऊंचा स्थान तो निचला स्थान, समतल स्थान। इस तरह से भौगोलिक विभिन्नताएं भारतीय क्षेत्र में देखी जा सकती हैं। प्राकृतिक सीमा भारत की है, ज़्यादातर प्राकृतिक सीमा ही है। उत्तर में हिमालय पर्वत ने वृहद अवरोध खड़ा करके प्राकृतिक सीमा दी। दक्षिण और पूर्व और पश्चिम में सागर एक वृहद अवरोध के रूप में है, और भारत को एक पृथक देश, पृथक भौगोलिक इकाई बना देता है। देश को पृथक देश बनाने हेतु विद्यमान है। बीच में सारे अवरोध इनके समक्ष छोटे हैं। हिमालय पर्वत और सागर की तुलना में जो बीच के अवरोध हैं वो छोटे हैं, इसीलिए भौगोलिक रूप से भारत एक देश के रूप में विद्यमान है। यहाँ के जो अवरोध हैं बीच के, वो छोटे अवरोध हैं। इस तरह से प्राकृतिक सीमा ज़्यादातर इलाकों में भारत की है, अन्य देशों के साथ थल सीमा कम है। बांग्लादेश के साथ थल सीमा, पाकिस्तान के साथ कुछ थल सीमा है, बाकी देशों के साथ प्राकृतिक सीमा है। मानसूनी वर्षा भौगोलिक क्षेत्र की या भौगोलिक स्थिति की विशेषता है। भारत में अधिकांश क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागर से, हिंद महासागर से जो हवाएं उठती हैं वो आगे बढ़ती हैं, अपने साथ वाष्प को लेकर चलती हैं, और अवरोध के साथ ही हिमालय पर्वत के और अन्य अवरोधों के कारण मानसूनी वर्षा पूरे भारत में ज़्यादातर इलाकों में मानसूनी वर्षा होती है। मौसमी वर्षा होती है जो ज़्यादातर जून के महीने में प्रारंभ होती है और 2-3 महीने तक बारिश होती है। तो मानसूनी वर्षा भारतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से वर्षा करती है, तो यह भी विशेषता है। और चौथी विशेषता है, या निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, भौगोलिक स्थितियों ने इस क्षेत्र को सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया है। भौगोलिक विभिन्नताएं हैं तो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, भौगोलिक एकता है तो सांस्कृतिक एकता है। इसीलिए भारत की विशेषता कही जाती है कि अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। उसी प्रकार से भौगोलिक अनेकता भी है, तो भौगोलिक अवरोध उत्तर और दक्षिण के बड़े हैं। छोटे भौगोलिक अवरोध होने के कारण भौगोलिक रूप से अनेकता होते हुए भी हमारे देश में एकता है। वैसे ही हम पाते हैं कि संस्कृति में भी विभिन्नताएं होते हुए भी एकता के तत्व विद्यमान हैं। इस तरह से भौगोलिक स्थितियों ने संस्कृति को या भारतीयता को पूरी तरह से प्रभावित किया है, और अनेकता में एकता हमारी विशेषता है। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं, प्रकृति ने भारत की इस भौगोलिक इकाई का इतनी दृढ़ता के साथ निर्माण किया है कि वह देश के आंतरिक विभाजनों को पूर्णतः ढक लेता है। यही बात हम कह रहे थे। P.E. रॉबर्ट्स लिखते हैं, भारत के प्राकृतिक सीमांत हैं,
पर्वत व सागर। इस देश के इतिहास निर्माण में इस तथ्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर लिखते हैं, भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस देश को एशिया से इस तरह अलग किया कि इसे विभाजित करने तथा विस्तृत करने के सभी प्रयत्न असफल सिद्ध हुए। ये सारे कथन भारत की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं और भौगोलिक स्थिति का जो प्रभाव पड़ा है, व्यापक प्रभाव पड़ा है भारतीय इतिहास पर, भारतीय जनता पर, पूरे भारत पर, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है।